नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल 42 लोगों को शामिल किया गया है। सपा में शामिल हुए शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं पार्टी ने आजम खान और हाल ही में रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का कद जो है वो बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जगह मिली है। जानकारी के मुताबिक शिवपाल को मैनपुरी में डिंपल यादव की बड़ी जीत हासिल कराने में साथ देने का तोहफा दिया गया है। दरअसल पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम गोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बना दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और जैसे ही ये लिस्ट आउट होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही, हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है। क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रशस्तीकरण और मानवता का सशक्तिकरण। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, दूसरी ओर धर्म के। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सुन रहे थे आप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने जैसे ही ये लिस्ट आउट होती है, एक बार फिर से अपने विवादित बयान पर तटस्थ भाव दिखाया। उन्होंने कहा मैं बैकफुट पर नहीं जाने वाला, और उन्होंने कुत्ते और हाथी का भी एग्जाम्पल ट्वीट के जरिए दिया था, उसको बोलते हुए भी नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची जारी करी है, उसके बाद बहुत से सवाल, बहुत से विवाद अब पैदा होने वाले हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, देखिए, हम सुबह बातचीत कर रहे थे, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। प्रतियां जलाई जा रही हैं, पंक्तियां जलाई जा रही हैं रामायण की। इस बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो जाती है सपा के, और उस घोषणा में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या माना जाए? सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि 2024 का चुनाव किस बेस पर सपा कराना चाहती है? देखिए पूजा, आपने बहुत सही सवाल उठाया है, क्योंकि इस जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी हुई वो 2024 की ये लोग लेकर जारी हुई। 24 की टीम पूरी तैयार हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद स्वयं, और 5वें नंबर पर जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव का पार्टी में क्या पद होगा, क्या उनका अस्तित्व होगा, वो भी क्लियर हो चुका है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को बनाया गया है। 5वें नंबर पर स्थान है, दूसरे नंबर पर किरणमय नंदा, और तीसरे नंबर प्रोफेसर राम गोपाल, और चौथे नंबर पर आजम खान को जिम्मेदारी दी गई है। 5वें नंबर पर शिवपाल यादव को, और 8वें नंबर पर उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। पूरी लिस्ट का अगर देखा जाए तो ये ओबीसी की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, जब 2022 का जब चुनाव हुआ था उस समय ओबीसी का जो वोट था उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई कांटे की टक्कर हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ओबीसी बनाया गया, उपराष्ट्रपति ओबीसी बनाया गया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को 2024 की देश का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरे को लाती रही, और वही वजह है कि उसका जवाब इस लिस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने दिया है। पूरी अगर महासचिव तक और बात करें, 15 महासचिव है, मुख्य महासचिव को लगा करके, उसमें एक दो तीन चीजों का और मैं जिक्र अनूप आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जब हम ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची देख रहे हैं, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, राम गोपाल यादव, आजम खान और भी ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिनको जगह मिली है। 42 चेहरे
यानी कि पूरा बैलेंसिंग सीक्वेंस एक मेंटेन किया गया। आज ओबीसी के जो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के लोग थे, उन्होंने रामायण की पंक्तियां भी जलाई हैं और उसी के बाद कार्यकारिणी की सूची जारी होती है, जिसमें पूरा ओबीसी, पिछड़ा, एससी, एसटी तमाम वर्गों का बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और इस कोशिश ने साफ तौर पर बता दिया कि अखिलेश यादव साइलेंट मोड पर ही सही, लेकिन इस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं 2024 के लिए। अब बिल्कुल पूजा, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में 53% ओबीसी वोटर्स है, तो भी 53% ओबीसी निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे में चाहे पार्टी समाजवादी पार्टी की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस या बीएसपी की बात करें, सबकी निगाहें ओबीसी वोटर्स पर है। और यही वजह है कि चाहे वो रामायण रामचरितमानस को साथ में लेकर बढ़ रहे हो कि इस मामले को इसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, या फिर आपने देखा किस तरीके से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची जारी हुई है उसमें आजम खां को जिम्मेदारी मिली है। सिर्फ मुस्लिम चेहरा सिर्फ आजम खां को एक ही बनाया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी में तमाम मुस्लिम चेहरे ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी मिल सकती थी, लेकिन आजम खां को उनकी जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। तीसरा, किरणमय नंदा के साथ साथ और किसी को आपने देखा होगा मुस्लिम चेहरे अरूप, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। सपा से भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भुवन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है, इस ऐलान के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जैसा कि समाज पार्टी का चिंतन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत धीरे से कि हम लोग सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम करते हैं, गंगा जमुना तहजीब के लिए लड़ने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर जो ये सूची आई है, मुझे लगता है हमने सर्वधर्म, सर्व जाति, सर्व वर्ग को साथ लेने का प्रयास करा है। सर्वधर्म को तो साधने का प्रयास किया है भुवन जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर तो विवाद शुरू हो गया ना। आपकी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो साफ तौर पर कह रही है कि जो राम का अपमान कर रहा है उसकी भी पदोन्नति कर रहे हैं आप लोग। ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे लड़ने वाले लोग हैं। धार्मिक एजेंडा चलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लड़ाई करने का काम करेंगे। और मैं इसी रूप में इसको लिस्ट को देखता हूँ कि सभी धर्म, सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम अगर कोई करता है तो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। लेकिन जनता तो इस एंगल से नहीं सोचती ना भुवन जी। आपने कह दिया इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। 2024 के लिए बहुत सारे सीक्वेंस बैठाए जा रहे हैं। और अगर सिर्फ जनता के सरोकार से मतलब होता तो कल अखिलेश जी ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी हमें शूद्र समझती है और चाहती नहीं है कि हम जो है अनुष्ठान में, यज्ञ में शामिल हो, हमें सानिध्य प्राप्त हो। उसके बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अडिग बने हुए हैं। आज कार्यकारिणी में उनको शामिल कर लिया गया। साइलेंटली जो सपोर्ट हो रहा है, क्या ये माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी भी जैसे आप दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं उसी एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है? आजाद भारत जितना अपमान और जितना भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करा है, चाहे उनके घर को गंगा जल से धुलवाने का है, हिंसा को हटने का है, रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करा, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी से संजय चौधरी जुड़ गए हमारे साथ में। संजय जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। संजय जी, सपा की कार्यकारिणी की सूची जारी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, आजम खान समेत कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शरीक किया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के आने के बाद कहती थी कि ये नई सपा है, ये वो सपा नहीं है जो पहले के नेतृत्व में थी। लेकिन आज की इस कार्यकारिणी को देखकर लग रहा है कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो जातिवादी भी थी, जो राम की विरोधी भी थी और अपराधियों की समर्थक भी थी। इन्हीं तीनों के प्रतिनिधि हम देखते हैं कि वो परिवारवादी समाजवादी पार्टी अपने परिवार के ही व्यक्ति को महासचिव बनाती है, राम के विरोधी, राम जन्मभूमि के विरोधी, राम भक्तों के हत्यारे को और राम का जो विरोध करते हैं उनको महिमा मंडित करने के लिए भी उसके प्रतिनिधि के रूप में वो मौर्य जी को रखते हैं, और जिनको कोर्ट ने भी अपराधी सिद्ध कर दिया है। संजय जी, भुवन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। भुवन जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, भुवन जी तो कह रहे हैं कि हम राम का एजेंडा लेकर चल ही नहीं रहे, हम धर्म का एजेंडा लेकर चल ही नहीं रहे, हमारी लड़ाई तो सुविधाओं को लेकर के है, विकास को लेकर के है।
देखिए, ऐसा है कि राम ही तो देश के प्रतीक है। राम शबरी से जूठे बेर खाते हैं। राम जो समाज में जो नाव चलाता है उसको अपना मित्र बनाते हैं। तो समाज का जो ऐसा वर्ग है जो समाज को जोड़ता है, जो समाज के लिए जीता है, समाज का पीछे का वर्ग है, समाज चाहता है कि अपराधियों का तिरस्कार हो, समाज चाहता है कि परिवारवाद से मुक्ति मिले, समाज चाहता है कि परिवार के लोगों को राजनीति में प्रतिबंधित किया जाए। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का मतलब है कि लोगों तक पहुंच रही सुविधाओं का विरोध करना। भुवन जी, क्या काउंटर है आपका? भुवन जी, आपका काउंटर जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसे परीक्षा माफिया हावी है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश को इस ओर से तोड़ने का प्रयास करती है। निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई बड़ी है। हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। साहब, सबसे पहले आपके जो प्रतिनिधि हैं वो बयान देने की शुरुआत करते हैं और आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कैसे, मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो समाजवाद को समझते हैं, निश्चित तौर पे समाजवाद में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान होता है वही पार्टी की लाइन होती है। अन्य कार्यकर्ताओं के बयान में हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका कोई बयान आया नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान लेते हैं। हम सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं। यही समाजवाद है। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की, किसी भी कार्यकर्ता की, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो गाइडलाइन होती है उसी पे हम लोग चलने का काम करता है। अन्य कार्यकर्ताओं पर मैं किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं। संजय जी काउंटर आप। देखिए, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाइडलाइन पर ही हम काम करते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के महासचिव नियुक्त किए गए लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाइडलाइन पर ही काम करते हैं। तो आपके सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को सही सिद्ध कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कह रहे हैं वो पार्टी अध्यक्ष की गाइडलाइन पर ही कह रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की रीति नीति देश के जोड़ने वाले तत्व जो हैं, जो देश को तोड़ते हैं उनके साथ है, जोड़ने वालों के विरोध में। चलिए, आप दोनों का एक बहुत शुक्रिया। संजय जी, भुवन जी, किसको नफा किसको नुकसान, ये बहुत बड़ी बात है। अनूप जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, आपने पूरी चर्चा सुनी। सीधे तौर पर भुवन जोशी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो पार्टी लाइन है वो जो डिसाइड करती है हम उस पर चलते हैं। और भाजपा ने ये मुद्दा लपक भी लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई तो फिर जो भी हो रहा है सब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर हो रहा है, आपके शीर्ष नेतृत्व के कहने पर हो रहा है। यानी कि 2024 की राह सपा के लिए अभी थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग जरूर है। देखिए, बिल्कुल सही बात है पूजा। इस लिस्ट से तो बिल्कुल साफ होता है, इसमें बहुत अच्छी जो जिम्मेदारी मुसलमानों को मिलनी चाहिए बहुत अच्छा नहीं उसमें दिखा, क्योंकि आजम खां के अलावा कोई उस पे बड़ा नेता नहीं इस लिस्ट में दिख रहा है। और अभी भुवन जी कह रहे थे कि सभी जातियों को साधने की कोशिश की, इसमें सिर्फ पूरी को लिस्ट उठा के देख रहे हैं, सिर्फ 3 ब्राह्मण हैं और बाकी ओबीसी सब पूरे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इस 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी ओबीसी एक टीम बनाई है जिसको लेकर 2024 में जाएगी और जनता के पास जाएगी कि ओबीसी वोटर, चूंकि 53% उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर्स हैं, उन पर समाजवादी पार्टी की निगाह है कि अब देखना यह होगा कि 2024 की लड़ाई में इस जो एक लंबी चौड़ी एक सूची की लिस्ट है, लंबी चौड़ी एक टीम है समाजवादी पार्टी के, उसको जनता कितना पसंद करती है, या फिर लगातार जिस तरीके से वाद विवाद चाहे अध्यात्म से जुड़ा हो या फिर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बीच जो उठ रहा है उसको कहां तक जनता समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, फिलहाल ये चुनाव 2024 के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है पूजा कि दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं ओबीसी को साधने को लेकर के। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष के लगा करके या फिर उपराष्ट्रपति को ओबीसी को रखा, उसको लेकर एक मैसेज दिया कि ओबीसी को अगर कोई स्थान दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और उसी का अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया है पूजा। ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए अनूप जुड़े ग्राउंड जीरो से, और साथ में हमने सपा के प्रतिनिधि और भाजपा दोनों को जोड़ा था। यानी कि 2024 के लिए संदेश 100 जरूर है और जनता क्या स्वीकार करती है ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय ने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया था जिसमें धोती कुर्ता पहने खिलाड़ियों ने मैच खेला। खास बात यह थी कि कमेंट्री जो थी वो संस्कृत में हो रही थी, इसलिए ये रिपोर्ट पेश है।
संस्कृत दिखता ही रह गया। वहीं हर शॉट पर संस्कृत में कमेंट्री और उत्साह बढ़ाने के लिए ऑडियंस भी चीयर अप में हर हर महादेव और जय श्री राम का जय घोष कर रही थी। ये नजारा था शनिवार को सिमरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 79वें स्थापना दिवस पर संस्कृत क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में शास्त्रार्थ महाविद्यालय, इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल संस्कृत संस्थान, चल्ला शास्त्री वेद वेदांत संस्कृत विद्यालय और श्री भगवान विष्णु स्वामी सतुआ बाबा संस्कृत विद्यालय की टीमें शामिल थी। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि छात्रों को केवल वेद पाठी ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक अवसर देना चाहिए। साथ ही प्राचार्य पवन कुमार शुक्ल ने कहा कि अनोखा आयोजन सिर्फ काशी में होता है, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। संस्कृत के संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित शास्त्रार्थ महाविद्यालय प्रतिवर्ष अपने वार्षिक उत्सव पर संस्कृत क्रिकेट मैच कराता है। संस्कृत क्रिकेट मैच ये पूरे देश में सबसे अनोखा क्रिकेट मैच है, जिसमें बच्चे वेद पाठी बटुक, लंबी लंबी चुटियाधारी तिलकधारी बच्चे धोती कुर्ता पहन के क्रिकेट मैच खेलते हैं। खास बात यह है कि पूरे मैच की कमेंट्री देवनागरी भाषा, देवों की भाषा संस्कृत में हो रही है और मुझे लगता है कि पूरे ये सिगरा स्टेडियम है जहां आज ये क्रिकेट मैच आयोजित हो रहा है। इससे एक संदेश जाता है समाज में कि वेद पाठी बटुकों को पूजा पाठ तक, कथा तक सीमित नहीं समझना चाहिए, अपितु उनको अगर दूसरे क्षेत्र में भी अगर आप मौका देते हैं तो उसमें भी वो कुछ करिश्मा करके दिखा सकते हैं। विगत कई वर्षों से शास्त्रार्थ महाविद्यालय में ही प्रारंभ हुआ और उसमें ये कल्पना की गई कि संस्कृत बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि नासा और अमेरिका जैसे देश अपने यहाँ संस्कृत अनिवार्य कर रहे हैं। उनके यहाँ नासा सेंटर में भी संस्कृत अनिवार्य हो गई। यहाँ अमेरिका में भी छठे सेमेस्टर में MBA में रामचरितमानस पढ़ाई जाने लगी और गीता जी का अनिवार्यता हो गई। लेकिन अपने देश में हम लोग थोड़ा शून्य है। इन सब विज्ञान को जानते हुए भी हमारे देशवासी उससे लाभान्वित नहीं हो पाते। तो एक बड़ी भावना है कि हमारे देश में हमारी विद्या, उसके वजह से जो पूरे विश्व को शांति मिल सकती है, तो हमारे देश के लोगों को क्यों नहीं। ऐसा करके हम लोगों ने एक कल्पना किया और संस्कृत में इस क्रिकेट खेल का आयोजन। वेशभूषा हम लोगों की केवल और केवल अपनी गढ़वेश है। भारतीय वेशभूषा जो हमेशा उन्नत रही है, हाइजीनिक रहने के लिए आप लोग जान गए, जागरूक हो रहे हैं। ये धोती और कुर्ता हमेशा हाइजीनिक होता है। इस दृष्टि से हम लोगों के यहाँ इसी गणवेश में इसको खेलने की परंपरा किया प्रधान है। अब इदानीं तु संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारं भवेत्। यदा तु संस्कृत माध्यमेन यद् विज्ञानम् अस्ति तत् समेषां जनानां कृते सरल रूपेण प्राप्तं भवेत् इति अस्माकं समेषाम् इच्छा अस्ति। तादृशमेव परिकल्प्य अयं तु दंडकंदुक क्रीडायाः प्रचलनं भवति। भारत को अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम वेद पाठी लोग आगे आकर खड़े होंगे। ये शास्त्रार्थ महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव है, जिसके द्वारा हम हर वर्ष धोती कुर्ता में क्रिकेट खेलते हैं। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि वेद पाठी हम ब्राह्मण लोग, हम क्रिकेट और सभी चीज में आगे हैं। भारत को यदि कभी भी जरूरत पड़े हम वेद पाठी आगे आके भारत के लिए कभी भी खड़े हो सकते हैं। वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कबड्डी, दौड़ और क्रिकेट, श्लोक के अंताक्षरी इत्यादि सब होते हैं इसमें शास्त्रार्थ में। सभी खिलाड़ियों में मैच जीतने का काफी जोश था। धोती कुर्ता में संस्कृत छात्रों ने जमकर चौके छक्के लगाए। मैच में चंद्रमौली की टीम 26 रनों से विजयी हुई। दूसरे मैच में सतुआ बाबा की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 94 रन बनाए। बदले में शास्त्रार्थ के इंद्रजीत ने 62 रनों का योगदान दिया। बाकी 5 और खिलाड़ियों ने 33 रन जोड़े, जिसकी बदौलत शास्त्रार्थ महाविद्यालय की टीम फाइनल में पहुंची। जनता टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से। बड़ी खबर भाजपा प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। रायवाला में शुरू हुई है भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा,
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान भी सामने आया है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विकास खरे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। विकास, क्या कुछ अपडेट है? कार्य समिति की बैठक का जो दौर है वो सुबह से ही जारी है और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है उत्तराखंड के लिए इन बैठकों का दौर। बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बता दें भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 बजे से शुरू हो गई है और इस बैठक में शामिल प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल है। और कहीं न कहीं जिस तरह से जो बैठक महत्वपूर्ण शुरू है तो कहीं न कहीं जो सरकार की कार्य योजना, जो संगठन का तालमेल है, कहीं न कहीं उसको और बेहतर बनाने के लिए विचार मंथन फिलहाल कार्य समिति की बैठक में चल रहा है। और कहीं न कहीं साफ तौर पर जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम उनका साफ तौर बयान सामने आया है कि इस बैठक में जो बिंदु है चर्चाओं के, तो कहीं न कहीं जो मंत्री हैं सरकार के या फिर सांसद उनके भी कार्यों को लेकर, जो उनकी योजनाओं को, सरकार की जो योजना है उनके कार्यक्रम को लेकर भी जो है मंथन किया जाएगा। ऐसे में तमाम जो संगठन के अधिकारियों को जो कार्य, जो सरकार के कार्य है, जो सरकारी योजना जो उनको सौंपी गई थी अब तक जनता के बीच धरातल तक कितनी पहुंची है या फिर अब तक कितनी और पहुंचानी है, इसको भी लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और साफ तौर पर यहाँ पर जो मेन विषय, जो चर्चा का विषय रहा G20 को लेकर, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आगामी जो कल है, जो कल और बैठक उसको लेकर यहाँ पर G20 के 2 कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्ताव है जिसको लेकर और भी यहाँ पर जो मंथन किया जाएगा उस पर भी जो विचार किया जाएगा। हालांकि सरकार और केंद्र की जो भी योजना है उनको भी लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, आखिरकार जनता के बीच अब तक कितनी पहुंची है और कहीं न कहीं जो सरकार और संगठन है इसका तालमेल को मिलाने के लिए और भी जो सरकार की योजना उनको भी लेकर यहाँ पर विचार विमर्श और मंथन चल रहा है। पूजा, बिल्कुल विचार और मंथन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी देखिए कार्य समिति की बैठक होती है विकास, उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन जरूर नजर आते हैं ग्राउंड जीरो पर। तो क्या इस बार भी परिवर्तनों की अपेक्षा की जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो निर्धारित की गई हैं मंत्रियों की। ठीक ऐसा ही उत्तराखंड में भी हो सकता है देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए पूजा, साफ तौर पर आपको बता दें कहीं न कहीं परिवर्तन को लेकर यहाँ पर जो मेन चर्चा की जा रही है। हालांकि जो दर्जाधारी मंत्री उनकी साफ तौर पर मांगे कहीं न कहीं उनको भी जो है उनके पद उनको जो सौंपे जाए, लेकिन दुष्यंत कुमार गौतम ने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं उसी को लेकर भी यहाँ पर उस बिंदु पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, आखिरकार जो दर्जाधारी मंत्री उनको कब उनके पद सौंपे जाएंगे। और साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर बैठक चल रही है पूजा, फिलहाल जो है इसमें जो कार्य समिति के जो यहाँ पर संगठन के जो पदाधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद है और सुबह से जो यहाँ पर कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता, जो संगठन के पदाधिकारी उनमें कहीं न कहीं साफ तौर पे खुशी की लहर। और जिस तरह से जो कल भी 30 तारीख को यहाँ पर प्रकोष्ठ की जो पदाधिकारी उनकी भी यहाँ पर बैठक होगी, उनके साथ भी जो मेन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो कहीं न कहीं आगामी जो निकाय चुनाव या फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी इसमें जो मंथन किया जाएगा, आखिरकार जो सरकार की फिलहाल जो योजना है वो भी तक जनता के बीच कैसे पहुंची है और जनता को किस तरह से जो है सरकारी योजना को पहुंचाया जाएगा, इस पर भी जो फिलहाल विचार मंथन चला। और सबसे बड़ी बात पूजा है, जिस तरह सुबह से प्रदेश के जो तमाम जो साफ तौर पर खुशी के यहाँ पर साफ तौर पर लहर दिखाई दी और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 10 बजे यहाँ पर कार्य समिति यहाँ पर शुरू होनी, तो कहीं न कहीं 4 बजे जाकर यहाँ पर शुरू हुई है। और कल भी 30 तारीख को जो प्रकोष्ठ की जो पदाधिकारी उनकी यहाँ पर बैठक शुरू होगी, उनकी कार्य समिति की यहाँ पर बैठक होगी, उनके साथ भी विचार मंथन किया जाएगा आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। पूजा, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद खास बैठकों का दौर चल रहा है कार्य समिति की बैठक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में NIEPVW के सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधोईवाला के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के बच्चों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वालों को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक सराहनीय काम किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत करने के लिए पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इस दौरान सतपाल महाराज ने जोशी मठ को लेकर के कहा कि इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दे दी गई थी। आगे हमने ये निर्देश दिया है कि जहां जहां सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट भी दी जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि चारधाम की यात्रा के लिए आए लोगों के जोशी मठ में रुकने की व्यवस्था की गई है। साथ ही केयरिंग कैपेसिटी भी व्यवस्थित की जा रही है। बैठक थी, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी
सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको कनेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि 4 धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से, निर्बाधित रूप से हम चालू कर सकें। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के सामने, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।